हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उपमान प्रमाण के बारे में। गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने लगभग सारे प्रमाण देख लिए हैं, जिसमें हम लोग ने प्रत्यक्ष प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुमान प्रमाण देखा है। हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में उपमान प्रमाण के बारे में, जिसको हम लोग एनालॉजी भी कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण के जो भी चीजें सब में देखते हैं उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, व्युत्पत्ति देखेंगे, इसके लक्षण के बारे में देखेंगे, भेद के बारे में देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और साथ ही साथ इसके उपयोगिता आयुर्वेद में क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उपमान है उस शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो जो उपमान शब्द है इसमें उप, मा और लुट प्रत्यय, इन तीनों के संयोग से उपमान शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि तुलना या फिर सादृश्य। इसको हम जब श्लोक के फॉर्म में देखते हैं तो बेसिकली उपमीयते अनेनेन इति उपमान, अर्थात जिससे उपमिति उत्पन्न होता है। मतलब उपमिति क्या होता है कि सादृश्य से प्राप्त वस्तु ज्ञान, मतलब प्रत्यक्ष को देखकर जो हमें दूसरा ज्ञान होता है, मतलब एक चीज को देखकर दूसरे वस्तु का ज्ञान होना, उससे क्या कहते हैं, उपमान या फिर उपमिति कहते हैं। तो जिससे उपमिति उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उपमान के लक्षण की बात करते हैं कि उपमान के क्या लक्षण है। तो औपम्यम नाम यत अन्यन्यानस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशन। बोलना क्या चाहता है कि कोई एक प्रसिद्ध वस्तु है, मतलब कोई एक नोन चीज है, उसको देखकर दूसरा अननोन चीज के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उपमान कहते हैं। मतलब क्या बोला यहाँ पे कि किसी प्रसिद्ध वस्तु का दूसरे अप्रसिद्ध वस्तु से समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे औपम्य या फिर उपमान कहते हैं। मतलब एक चीज को देखकर दूसरे के बारे में बोला जाना, ये क्या होता है, उपमान होता है। जैसे तर्क संग्रह के अनुसार क्या बोलते हैं कि उपमिति करणम उपमानम, मतलब उपमिति के कारण या दैट इज द साधन को उपमान कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा उपमिति होती है उसे उपमान कहते हैं। हम लोग ने उपमिति देख लिया कि सादृश्य से प्राप्त होने वाले वस्तु ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, उपमिति कहते हैं। तो उपमिति के जो साधन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। साथ ही साथ इसमें तर्क संग्रह ने और एक लक्षण या फिर परिभाषा दिया है, दैट इज द संज्ञा असंगी संबंध ज्ञानम उपमिति। मतलब संज्ञा और संगी के संबंध के ज्ञान को उपमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज द प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्यम साध्यम उपमानम। तो बोलता क्या है कि प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से साध्य का जो साधन हो उसे उपमान कहते हैं। मतलब सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही बोलना चाहता है कि एक वस्तु की जब दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है और दूसरे वस्तु के लिए कुछ कथन किया जाता है, मतलब दूसरे वस्तु के बारे में कुछ बोला जाता है, तो उस बोलने वाले या जो कथन किया गया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि राम श्याम से सुंदर है, तो यहाँ पे राम और श्याम की क्या की गई है, उपमा, तुलना की जा रही है। तो इस तरह से जब तुलना होती है दो चीजों में तो उस प्रमाण को हम लोग क्या कहते हैं, उपमान प्रमाण कहते हैं। हम देखते हैं उपमान प्रमाण के उदाहरण के बारे में। तो चरक संहिता के अनुसार क्या बोला जाता है कि दंड को देखकर दंडक रोग को समझना चाहिए। अगर हम लोग दंड रोग को देखेंगे तो दंड कैसे स्ट्रेट पड़ा रहता है, वैसे ही जब रोगी क्या होगा, एकदम स्ट्रेट पड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, दंडक रोग कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह धनुष को देखकर धनु स्तंभ रोग, मतलब धनुष कैसे रहता है, इसकी जो आकार रहती है उसके आकार में जब रोगी को देखा जाता है तो उस तरफ हम क्या कहते हैं कि उसे धनु स्तंभ रोग हुआ हो सकता है। तो इस तरह से एक चीज को देख के दूसरों की समानता बताई जाना, ये क्या हो गया, उपमान के उदाहरण में आ जाते हैं। अब आचार्य डल्हन के अनुसार हम बात करते हैं कि उपमान के क्या उदाहरण है। तो क्या बोला है कि मांस को देखकर, मांस क्या होता है, उड़द दाल होता है, उसको देखकर मशक का ज्ञान किया जाता है। क्योंकि मांस कैसे है, ऐसे छोटे छोटे ब्लैक पिगमेंट्स की तरह दिखते हैं, वैसे ही मशक जो है ये भी क्या है, छोटे छोटे ब्लैक पिगमेंट्स की तरह दिखते। तो मांस को देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मशक का ज्ञान कह सकते हैं। उसी तरह तिल के परिणाम का तिल कालक, दैट इज द ब्लैक मोल होता है। ऐसा माना गया है कि तिल के परिमाण का तिल कालक होता है। मतलब जितना छोटे छोटे तिल होते हैं वैसे ही काले काले जब चेहरों पे या फिर कहीं पे क्या रहते हैं, दाग रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, तिल कालक, दैट इज द ब्लैक मोल कहा जाता है। वहीं पे बोला गया है कि विदारी कंद, जो विदारी कंद द्रव्य होता है उसकी तरफ विदारी रोग होता है। जो विदारी कंद के छोटे छोटे कंद होते हैं उसकी तरह जो विदारी रोग, मतलब डायबिटिक विनकल, वो कैसे होते हैं, विदारी कंद की तरह दिखाई देते हैं। साथ ही साथ
सालुक की तरह पंसिक रोग होता है। सालुक जो है उसकी तरह क्या होता है जब पंसिक रोग, क्योंकि जैसे सालुक में एक्सट्रीमिटीज निकले रहते हैं, वैसे ही बोला गया है कि जब ग्रोथ देखने को मिलता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंसिक रोग बोला जा सकता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक की तरह दूसरा दिखने पे उन दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है। तर्क संग्रह क्या बोलता है कि गाय को देखकर नीलगाय समझना। ठीक है, गाय क्या है, ये भी 4 पैरों वाला है, और जो नील गाय है ये भी क्या है, 4 पैरों वाला है। तो गाय को देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, नीलगाय की उपमा दे रहे हैं। दोनों क्या है, सादृश्य होने के कारण हम लोग ने क्या बोला है कि ये दोनों सादृश्य है, इन दोनों की हम लोग ने तुलना की है। तो अतः ये गाय है और ये नील गाय। तो इस तरह के जब दो चीजों में उपमा की जाती है, उसके द्वारा जो ज्ञान किया जाता है उसे उपमान प्रमाण ज्ञान कहते हैं। आगे हम बात करते हैं उपमान प्रमाण के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली जब उपमान प्रमाण के प्रकार देखते हैं तो इसमें 3 उपमान आते हैं, दैट इज द साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्म मात्र उपमान। तो इस तरह से 3 उपमान के प्रकार देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधर्म्य। साधर्म्य से नाम से ही पता चला कि सिमिलरिटी रहेगा। तो जब सिमिलरिटी बेस्ड क्या रहेगा, उपमा की जाती है, सिमिलरिटी बेस्ड एनालॉजी की जाती है, तो उसे साधर्म्य उपमान कहते हैं हम। तो किसी ज्ञात वस्तु के सदृश्य के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना साधर्म्य उपमान कहलाता है। तो मतलब कोई ज्ञात चीज है, उसके अनुसार हम किसी अज्ञात चीज का ज्ञान करते हैं तो उसे साधर्म्य उपमान कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, तो गाय जैसी नीलगाय। अब गाय तो सबने देखा है, लेकिन नीलगाय क्या है, सबने नहीं देखा है। तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नीलगाय होती है वो गाय की तरह ही दिखती है, तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलगाय अक्सर दिख कैसे सकती, बेसिकली दिखती कैसी होगी। तो ऐसा सुनकर कोई व्यक्ति जब जंगल में जाता है और वह गाय जैसे शरीर को देखता है, तो वह यह ज्ञान करता है कि यही नीलगाय है। उस ज्ञान को साधर्म्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, गाय जैसी नीलगाय अगर किसी को बताया गया और वो जा रहा है जंगल में, तो उसने सेम गाय जैसा कोई पशु देखा, तो वो उससे समझ सकता है कि ये गाय जैसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, नीलगाय होगा। तो यहाँ पे क्या है, गाय के बारे में उसको पता था और नीलगाय के बारे में नहीं पता था, फिर भी उसको गाय के द्वारा नीलगाय का ज्ञान हुआ। इस तरह के उपमान को या फिर इस तरह के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, साधर्म्य उपमान कहते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं एनाटॉमी में कि जो बीन्स होते हैं उनकी तरह ही किडनी दिखती है। तो अभी हम सब लोग ने किडनी अंदर देखा तो नहीं होगा, लेकिन बीन्स को सबने देखा है। तो बीन्स के जैसा अगर हम किडनी बताएंगे तो वो कम से कम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि किडनी दिखती कैसे होगी। तो मतलब यहाँ जो बीन्स है ये ज्ञात था और उससे जो किडनी था अज्ञात था। तो ज्ञात से अज्ञात का जब ज्ञान होता है तो उसे क्या कहा जाता है, साधर्म्य उपमान कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज द वेदर उपमान, जो कि दूसरा टाइप है हमारा, मतलब कि सिमिलरिटी बेस्ड एनालॉजी। पहले में देखा कि सिमिलरिटी रहेगी तब उसके हिसाब से, और डिसिमिलरिटी बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है कि किसी ज्ञात वस्तु के विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना वैधर्म्य उपमान है। मतलब कोई एक चीज हमें पता है और उसके अनुसार जो दूसरी चीज नहीं पता है, उसके विषमता के अनुसार हम क्या करते हैं, दूसरे अज्ञात वस्तु का ज्ञान करते हैं। जैसे गधे जैसा दिखने वाला परंतु उससे भिन्न शरीर पर काली व सफेद धारियां युक्त जो होता है उसे जेब्रा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो गधे जैसा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे विषमता क्या बताया, असमानता क्या बताया कि जो जेब्रा रहेगा वो गधे जैसा तो दिखेगा, लेकिन जेब्रा में क्या अलग रहेगा, वहां पे उसके ऊपर सफेद और काली धारियां रहेंगी, जो कि किसमें नहीं है, गधे में नहीं है। तो यहाँ पे जो गधे में नहीं है उसका बताया जा रहा है। तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि जब हम गधे जैसा कोई प्राणी देखेंगे जिसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक क्या रहेंगे, धारियां रहेंगे, तो हम उससे समझ सकते हैं ये क्या है, जेब्रा है। साथ ही साथ इन ब्लड स्मेयर्स बेलो द सेल विच आर नॉट राउंड आर सिकल सेल आर, जो राउंड नहीं है वो क्या रहेंगे, सिकल रहेंगे। तो इस तरह से वैधर्म्यता के अनुसार, मतलब कि जो चीज उसमें नहीं है या विषमता है या असमानता है, उसके आधार पर जब किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है तो उसे वैधर्म्य उपमान कहते हैं। थर्ड आता है इसमें धर्म मात्र उपमान। ठीक है, धर्म मात्र उपमान क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं। ठीक है, जब ज्ञान किसके अनुसार हो, विशेषताओं के अनुसार हो, तो उसे धर्म मात्र अनुमान कहते हैं। अब क्या बोला है, जिसकी नाक पर सिंह हो ऐसे प्राणी को गेंडा कहते हैं। अब सभी प्राणी के नाक पे तो सिंह होता नहीं, सिर्फ गेड़े के जो प्राणी है उसी के नाक पे सिंह होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषता के आधार पे उसका ज्ञान हो रहा है कि इस प्राणी में क्या विशेष है कि इसकी नाक पे क्या रहेगा, सिंह रहेगा,
तब ये क्या होगा, गहरा। तो जब किसी की विशेषता विशेष के अनुसार क्या करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, तो उसे धर्म मात्र उपमान कहा जाता है। साथ ही साथ क्या बोला कि द सेल्स विद 2 to 5 लोब न्यूक्लियस आर न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी विशेषता क्या है यहाँ पे कि उनमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो 2 से 5 लोब रहेगा, 2 to 5 लोब रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग न्यूट्रोफिल्स की विशेषता के अनुसार उसका ज्ञान कर रहे हैं। तो इस तरह से तीनों जो उपमान है उसके बारे में हम देखते हैं। आगे बात करते हैं कि उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व क्या है, क्यों हम आयुर्वेद में उपमान प्रमाण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि शारीर रचना में उपमान का उपयोग, कि जो शारीर रचना शरीर उसमें क्या उपमान का उपयोग है। तो जो शुक्र धातु है उसको स्फटिक के समान कहा गया है, ठीक है। गर्भाशय को रोहित मत्स्याकृति कहा गया है। तो जिसने क्या किया होगा, रोहित मछली को देखा होगा, वो समझ जाएगा कि गर्भाशय भी क्या होगा, रोहित मछली की तरह ही दिखेगा। चरक संहिता ने पुरुष शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की है, ठीक है। और हृदय को पुंडरीक मतलब कमल के समान कहा गया। तो इस तरह से क्या है, इनकी उपमा की जाती है। वहीं पे क्रिया शरीर में क्या उपमान का उपयोग देखने को मिलता है, तो मूत्र निर्मित में नदियों से तुलना की गई है, कि जिस तरह क्या होता है, अलग अलग रास्तों से क्या होते हैं, छोटे छोटे नाली या फिर छोटे छोटे जो नदियां रहती है वो क्या होती है, आके मिलती है एक जगह और बड़ी नदी या फिर समुद्र का निर्माण करती है। उसी तरह शरीर में अलग अलग जगह से पकवाशयों से क्या होते हैं, छोटी छोटी नालिका आती है और वो क्या करती हैं, मूत्र का निर्माण करती हैं इन द बस्ती। साथ ही साथ क्या बोला गया, धातु पोषण न्याय जैसे खले कपोत, केदारी कुल्य आदि में उपमान ही दिया गया है। जैसे हम लोग खलो कपोत न्याय देखते हैं कि खल में क्या होता है, अलग अलग जगह से कपोत आते हैं, कबूतर आते हैं और अपना दाना चुग के चले जाते हैं। या फिर केदारी कुल्या में क्या देखते हैं कि अलग अलग नालिका क्या होती है, एक जगह इकट्ठे होकर वहां पे क्या करती है, खेतों में पानी पहुंचाती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, धातु का जिस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, बहाव होता है या फिर सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में हम लोग इस तरह से उपमान द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं। वहीं पे रस रक्त संवहन की तुलना शब्द अर्ची जल से की गई। तो इस तरह से सर्कुलेशन भी जो है वो क्या है, शब्द अर्ची जल से की जाती है। वहीं पे रोग निदान में उपमान का उपयोग करते हैं, तो पांडु के रोग का वर्ण केतकी धूलि के समान कहा गया है। जिसको पांडु रोग हुआ होगा, ऐसे रोगी का जो वर्ण रहेगा वो केतकी धूलि के समान है। मतलब कि अगर केतकी धूलि के बारे में जानते रहोगे तो अगर कोई रोगी आ रहा है आपके पास तो समझ सकते हो कि अगर केतकी धूलि की तरह इसका भी वर्ण है, तो देख के ही अपीयरेंस से ही समझ सकता है कि इसे क्या है, पांडु रोग है। आम वात में वृश्चिक दंशवत वेदना कही है। आम वात में क्या बोला है कि जिस तरह वृश्चिक स्कॉर्पियन के दंश या फिर स्कॉर्पियन के डसने के बाद जिस तरह का वेदना होता है, वैसे ही वेदना अगर क्वेश्चन में हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको आमवात हुआ है। महाश्वास में श्वास की गति मत ऋषभ की तरह की बताई गई है। मतलब कि अगर श्वास बहुत फुला फुला आ रहा है, बहुत चढ़ चढ़ के श्वास आ रहा है, तो इसमें क्या बोला गया कि फ्यूरियस बुल की तरह श्वास किसमें रहती है, महाश्वास के रोगी में। वहीं पे द्रव्य गुण में उपमान का उपयोग देखते हैं, तो गाय के कानों के सदृश गोकर्णी नामक वनस्पति होती है। तो जिस तरह गाय के कान दिखते हैं वैसे ही गोकर्णी के जो द्रव्य है वो भी दिखता है, वनस्पति भी दिखती है। तो अगर कहीं जंगल में जा रहे हैं या फिर कहीं पे हमें औषधि का चुनाव करना है कि हमें गोकर्णी चाहिए, तो हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि अगर ये गो के कान जैसे जो गो है उसके गाय के कान जैसे दिख रही है तो ये क्या होगी, गोकर्णी होगी। साथ ही साथ बोला कि गुरुची में के कांड में चक्र के समान रचना होती है, इसलिए इसे चक्र लक्षणिका कहते हैं। अब गुणुची को खोजने जाएंगे तो बहुत सारी लताएं एक जैसी होती है, लेकिन इसका विशेषता क्या है कि इसका जो कांड होता है, स्टेम होता है, वो कैसे होती है, चक्र के समान हो। तो हम जब देखेंगे कि चक्र के समान वाले ये स्टेम है तो हम समझ सकते कि ये क्या होगी, गुरुची होगी। और क्या बोला गया है कि सस्करणी नामक द्रव्य को खरगोश के कान के समान बताया गया है। एक और द्रव्य है जो कि खरगोश के कान के समान दिखता है, इसी कारण उसका नाम सस्करणी पड़ा है। तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये सस्करणी द्रव्य होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि खरगोश के कान किस तरह से दिखते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, आयुर्वेद में इसका उपयोग देखने को मिलता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों का ज्ञान करते हैं, जो हमें नहीं भी पता है, अप्रसिद्ध चीजें हैं उनका भी ज्ञान कर पाते हैं। इसी कारण से हम क्या करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में उपमान प्रमाण का ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उपमान प्रमाण के बारे में, जिसमें हम लोग ने उपमान प्रमाण की व्युत्पत्ति, उसके लक्षण, उसके प्रकार, कुछ उदाहरण और उसकी आयुर्वेद में उपयोगिता के बारे में देखा। तो इसी के साथ हमारा जो उपमान प्रमाण टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली वीडियो रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड
हो जाते हैं।